वो चाहे वो मंसूर खान के पास हो या नहीं, इन्होंने 10 आदमी को दिए हैं, 10 कंपनी को दिए हैं। वो ये पूरा कोर्ट में हमें बुला के कोर्ट में पूछेंगे ये पैसा कहाँ है। इनके पास नहीं है, इनके पास तो सिर्फ ये 5% का पैसा रहेगा। 90% का पैसे को भी हमें बॉक्स में लाके इंक्वायरी कराने का पूरा ये इन्वेस्टरों को हक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं आज आलम पासा साहब के साथ हैं, जो कि हेल्पिंग सिटीजन जो है उसके फाउंडर हैं। तो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके फाउंडेशन क्या काम करती है, और दूसरी बात कि इनकी एक अपनी राय है आईएमए के बारे में, तो वो पूछते हैं उनका क्या कहना है आईएमए के बारे में। सर, ये जानना चाहते हैं हम आपसे कि आप अपने फाउंडेशन के बारे में बताइए, और उसके बारे में आईएमए के बारे में आप क्या सोचते हैं उसकी जानकारी दीजिए। जी, मेरा फाउंडेशन हेल्पिंग सिटीज़न एंड पीपल्स कोर्ट करके हमें एक एनजीओ के रूप में लाए, तो ओनली क़ानून के सपोर्ट करने के लिए। कई लोग क़ानून में जैसा जाना है, क़ानून के अलावा हमारे को सपोर्ट नहीं है। इसमें कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, कोई लॉ या लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, जम के तकरीबन 1 लाख से 2 लाख मेंबर्स हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं। 1, 2, 3, 4, 5 लाख फॉलोअर्स को मदद करने के लिए ये बनाए। इसमें बहुत सा फ़ायदा पहुंच रहा है, मगर सिर्फ क़ानून में, यानी कोई सियासतदान नहीं है। और दूसरी इन्फ्लुएंस के बजाय कैसे काम करना, क़ानून के सपोर्ट कैसा करना, लोगों को जो विक्टिम्स होते हैं, कल अग्रीड लोगों को क़ानूनी तरफ से फ़ायदे कैसा दिलाना, वो हमारे फ्री कंसल्टेंसी, फ्री सर्विस कर रहे हैं। और उदा साहब, ये आपका जो सवाल है आईएमए करके, आईएमए में उसका मतलब क्या होता है? आई मॉनिटरी एडवाइजरी सर्विसेज, जो भी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये 2008 में हुई होगी रिकॉर्ड के तहत। 2013 तक भी, उसके बाद कुछ स्कैम हुआ। इसमें 100 रुपया से 2-4 हज़ार करोड़ रुपए तक स्कैम हुआ है। वो पैसा बना है हर आदमी, इसमें ये पैसा हर आदमी ऑनलाइन में या जो भी पेमेंट के रूप में ऑनलाइन के तरफ से चेक के बैंक के इंस्ट्रूमेंट के तहत इसको पैसा दिए हैं। वो पैसा जो भी हो, ये क्या सेबी के परमिशन के तहत दिए, शरिया लॉ के तहत दिए, अकाउंट से पैसा दिए, उन अकाउंट से पैसा ले लिए। इन्होंने जो इन्फ्लुएंस लोगों से करके, जो बयानात करके, जो मौलवियों से, जो सियासतदानों के उनके साथ से, उनकी तावन से जो किए, वो दैट इज़ इमेटीरियल, वो सवाल नहीं है। पैसा दिए, पैसा गया, पैसे का अकाउंट हुआ। उसके बाद स्कैम हुआ। स्कैम में तकरीबन 4,000 या 5,000 कंप्लेंट भी गए हैं। का पुलिस थाने में कंप्लेंट दिए। उसके बाद पुलिस के बाद एसआईटी की इंक्वायरी हुई। एसआईटी के बाद सीबीआई को दिया गया। इतना ही है। ये यहाँ से स्कैम चालू हुआ। मगर मेरी बात क्या है, मेरे फोरम से जो मेरी नॉलेज और मेरे जो इसमें मेंबर्स होते हैं, इनके तहत अभी तक जो भी हुआ है, ये क़ानूनी तरफ से ये लोगों का, विक्टिम का, 1,000 आदमी, 5,000 आदमी, 10,000 आदमी जो भी पैसा छोड़ा है, ये सभी की बात, पीडी एक्ट की बात, पीएल की बात, ये मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये होना चाहिए। इसको एकदम सीधे साधे या हर आदमी का एफआईआर होना मांगता है। इसमें एफआईआर जितना भी कंप्लेंट हुआ है, कंप्लेंट कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस थाने में हुआ है, ये पूरे कंप्लेंट थाने वाले लिए हैं, लेके एफआईआर बनाए हैं क्या? यही एफआईआर सीबीआई को दिए हैं क्या? सीबीआई एफआईआर, ये एफआईआर के ऊपर चार्जशीट दिए हैं क्या? सीबीआई का चार्जशीट बना है 2, 4, 5, 7 हज़ार पेजेस में। इसमें पूरे एफआईआर लागू है क्या? पूरे एफआईआर रखे हैं क्या? नहीं, सीबीआई कई आदमियों को इनवाइट किया है, एज ए विटनेस के रूप में बुलाए हैं, बुला के उनका स्टेटमेंट लिए हैं। ये स्टेटमेंट को एफआईआर जैसा कन्वर्ट किया है क्या? ये नहीं किया है तो ये पूरे लोग का पैसा इज़ वेरी डेंजरस, यानी इन्होंने पैसा क्लेम नहीं कर पाते। पैसा है, पैसे के लिए ये अक्यूज जो है मंसूर खान, जो भी इन्हों 1-2 केस में हो तो छुट के आने का पूरा रास्ता है। इन्हों छुट जाएंगे। इनको डिफेंड करने के लिए एक आदमी, एक एफआईआर, जो आदमी पैसा जो डाले हैं इसमें, इन्हें जो पूंजी कंपनी के नाम से, जो भी कंपनी का नाम नहीं आएगा, ये तो फ्रॉड किया। एक तो फ्रॉड है और रिकवरी है, दोनों ही बात है, इसमें कोई दूसरा सवाल नहीं है। तो फ्रॉड के लिए रिकवरी होना है, रिकवरी के लिए एक केस पड़ेगा, फ्रॉड के लिए एक एफआईआर होगा। ये कितने हद तक है? मैं चार्जशीट और एफआईआर पूरा मंगाया हूँ,
थोड़े चीज़ आए हैं मेरे पास से, उसमें देखना अभी इसमें कितने की लॉ फर्म्स हैं, दूसरी चीज़ें, सियासतदान हैं, समाजी बड़े बुजुर्ग हैं, पूरे लोग इन्वॉल्व हैं। ये लोग देखे हैं क्या? ये तमाम लोगों का 4,000 5,000 10,000 लोगों का FIR बन चुका है क्या? FIR के ऊपर ही काम होगा। और इसके बाद जो है FIR के बाद जो है उसका चार्जशीट में ये पूरा बयान होना चाहिए। इसके बाद हमें रिकवरी को डालेंगे। सर ये बताइए कि आप जो बोल रहे हैं FIR के बारे में, तो क्या FIR इंडिविजुअल करने से क्या फायदा होगा? क्योंकि देखिए आज तक जितने भी पॉन्जी स्कीम का फैसला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के जरिए हुआ है और कोई इसमें मदद कर नहीं पाता है। तो बात ये है कि अगर FIR इंडिविजुअल डाल देंगे तो इससे का फायदा क्या होगा? फायदा नुकसान का सवाल ही नहीं है। पैसा मेरा 1 लाख रुपया गया है, 50 लाख गया, 5 करोड़ रुपए जो डिपॉजिट किया है उसका मैं ऑफेंस देना है, इन्हें ऑफेंड किया है, ये अनलॉफुल पैसा लिए हैं इसका FIR होना चाहिए। उसका FIR जो कमर्शियल स्टेट का जुरिस्डिक्शन होगा, जो ऑफिस के एड्रेस में दिया उनका होना, ये FIR के ऊपर इंक्वायरी होगी। FIR होता है अंडर सेक्शन 154। FIR कॉग्निजेंस का लेना चाहिए तो 155 से कोर्ट से परमिशन लेंगे, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन करेंगे 156 में। बगैर इन्वेस्टिगेशन करे ये जितने भी आप बोल रहे हैं होगा। दूसरा भी वेस्ट बंगाल का पोंजी स्कीम, शारदा चिट फंड होगा, दूसरा होगा, कोई आदमी को पैसा नहीं आया इसलिए कोर्ट इसकी मदद नहीं करेगी। कानून में मदद करने के लिए, पैसा बांटने के लिए कानून से नहीं होगा। एक आदमी का मेरा 1 लाख रुपया करके इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट चार्जशीट में डालना, ये जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं CBI कोर्ट के चार्जेस फ्रेम करना, इसमें ये चार्जेस में ये आएगा कि भाई ये चार्जेस मंसूर खान किए हैं क्या, दूसरा किया है, ये तो प्योरली कंपनी का हो रहा है। तो ये कंपनी से पैसा कहाँ पे गया है? ऐसे 1 2 3 4 5 10 20 50 तक के कंपनीज होंगे, इंडिविजुअल आदमी होंगे। ये तमाम लोगों को एक FIR के जो भी पैसा लूज करे हैं, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपने लॉयर को रखिए, कोर्ट में इनको क्रॉस एग्जामिनेशन पे लाएंगे ये पैसा कहाँ पे गया है करके। देखिए सर, इस वक्त जितने भी लोग इन्वेस्ट किए हैं उसमें ज़्यादातर लोग गरीब हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि लॉयर को रखें और कितना टाइम लगेगा उसकी फीस दे सकें। तो अगर आप ये कहते हैं कि एक लॉयर हायर करो, आपका केस वो लड़ेगा, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर बहुत छोटे छोटे हैं। लाख रुपया कोई डाला है, कोई 2 लाख रुपया डाला है। ये बताइए आप अपने तरफ से क्या मदद कर सकते हैं? जिसके पास पैसा है, जो कोई एक अपना सुप्रीम कोर्ट का से है, द इग्नोरेंट देर इज़ नो लॉ, देर इज़ नो अथॉरिटी विल सपोर्ट टू द इग्नोरेंट। अब इसमें इग्नोरेंस है, हमें पैसा नहीं है, हम FIR नहीं डालेंगे, इसके लिए कानून में कोई फ़ायदा नहीं होगा। FIR लगाना है, क्लेम करना है, कमर्शियल स्ट्रीट से ही FIR बनेगा। वो FIR को CBI का नंबर मिलेगा, इसको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो भी स्टेट है उसको रेकमेंड करेगा। ये प्रोसीजर के बाद अपनी कोर्ट, जो भी कॉम्पिटेंट CBI कोर्ट है वो कोर्ट चलाएगी। इसमें जितने भी इन्वॉल्व हैं, सियासतदान हैं, बहुत से लोग मदद करने वाले हैं, लॉ फर्म से, वो सब करेंगे, ये लोग रखेंगे। और हर आदमी के पास पैसा, इसमें कुछ खर्च नहीं होगा। पैसा खर्च होगा तो सिर्फ FIR होगा। FIR फ्री में कॉपी देना पड़ेगा सरकारी के तरफ से। वो FIR के ऊपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगा। FIR ये नहीं करे तो इसके मेरे फर्म के तहत से, मेरे एसोसिएट के तहत से ये तमाम लोगों को राय भी दूंगा। मैं ये तमाम कराने के लिए कमर्शियल स्टेट पुलिस थाने से ऑनरेबल हाई कोर्ट तक के मदद से इनके नामों से FIR बनेगा, उसका इन्वेस्टिगेशन बनेगा। बगैर FIR के उनका क्लेम और उनका ऑफेंस, कॉग्निजेंस और चार्जेस, ये जो बेशक बहुत बड़ी साजिश से किया है कल्प्रिट होने वाले इनके ऊपर हो नहीं पाएगा, अक्विटल हो जाएंगे। 1 2 3 4 चार्जशीटों से, ये कंप्लेंट से अक्विटल होने की बहुत बड़ी ये पॉसिबिलिटीज़ है। इसके ऊपर इसलिए चाह रहा हूँ 10,000 5,000 15,000 FIR तुरंत 1 दिन में, आधे दिन में, 2 दिन में ये कानून के मदद से होना चाहिए। इसकी पूरी मदद हम करेंगे। करने वाले भी उनके ये स्टेट में हैं, उन्होंने भी करेंगे, उन्होंने अपने राय भी ले सकते हैं। हमारे जो NGO है वो भी पूरी तरफ से उनको पूरी राय दे के FIR कराने की पूरी मदद करेंगे।
आलम पासा साहब, आपने कहा कि एफआईआर करने के लिए लोग अपने लेवल पे इस आपकी राय को लेंगे और कैसे करते हैं। अगर उनको मदद आपसे चाहिए तो आप कर सकते हैं, जिसके पास खुद का लॉयर है उससे राय मशवरा कर सकते हैं। ये बताइए कि बहुत सारे लोगों ने हेल्प करने का वादा किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, ये क्या लगता है क्लेम इतनी आसानी से मिल जाएगा? आपकी क्या राय है क्लेम के ऊपर? सर, जितना मेरी इल्म है, ये इल्म के तहत सीबीआई कोर्ट से, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से जितने भी कमीशन अपॉइंट करे, कमीशन से पैसा मिलने वाला नहीं है। हमारे को एविडेंस मिलेगा जो पैसा दिया है क्रिमिनल कोर्ट से, उसके चार्जशीट से। ये दोनों चार्जशीट और एफआईआर के बाद हमें सिविल कोर्ट में पैसा क्लेम करें। मेरे को यही दर्द है, अभी तक ये सुना नहीं। मैं अभी तक ये किधर से भी ये सुना नहीं कि भाई कोई मददगार कितने की ही कर रहे हैं ये पूरे लोग। अब ये लोगों से सिविल कोर्ट से ये रिकवरी होगा। सिविल कोर्ट में एविडेंस दे के हमारे कंप्लेंट के ऊपर, हमारे एफआईआर के ऊपर जितना भी पैसा है वो साबित होगा। उससे ऐसा कोर्ट वाले उसको ऑर्डर करेंगे, इतना पैसा इसको रिलीज करो। ये रिलीज करने में जो क्रिमिनल कोर्ट का जो सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट एविडेंस बनेगा, ये एविडेंस में ऑर्डर बनेगा, इसी अंदाज पर रिलीज किया जाएगा। कि देखिए, कानून के तौर पे जहां तक मेरी जानकारी है कि बहुत ज्यादा एफआईआर नहीं डाल सकते हैं। एक एफआईआर अभी तक लोग बोलते हैं काफी था। दूसरा बात है कि जब केपीडीआई एक्ट लग चुका है तो गवर्नमेंट उसी के हिसाब से करेगी। तो आप जो चीज बोल रहे हैं, आप जो सजेशन दे रहे हैं, ये कहां तक कारगर होगा और कहां तक सक्सेसफुल होगा, और जितने लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए कितना हेल्पफुल होगा? मेरी पर्सनल राय ये है, ये कानूनी राय भी है। तो हर एफआईआर बनना चाहिए, एक ही चार्जशीट में पूरे एफआईआर आ सकते हैं। उसका एफआईआर का मतलब इन्वेस्टिगेशन चाहिए। ये लोगों को जितना पैसा गया है, कंप्लेंट लिए हैं, पुलिस में कंप्लेंट लिए हैं, ये कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके उसको चार्जशीट में लिखेंगे। इस चार्जशीट के ऊपर चार्जेस होगा, चार्जेस के ऊपर काग्निजेंस लिया जाएगा, उसके बाद ही ये तमाम होगा। ये एफआईआर कर नहीं पाते, ये एफआईआर ऐसे जो भी कानून बोल के जो भी करते हैं, उसके बाद ये केस में जितना केस का चार्जेस हुआ है, काग्निजेंस लिए हैं, उतने हद तक कि मैजिस्ट्रेट साहेब इसमें जजमेंट देंगे। दूसरों का जजमेंट अपील में भी नहीं जा सकते हैं। कल के दिन अक्विटेल हो गए ये जितने भी कल्प्रिट्स हैं अभी अक्विटेल हो गया। अक्विटेल को डिफेंड भी नहीं कर पाते। इसलिए जब एफआईआर होता है कोर्ट में, हमें इनके लिए पूछ भी सकते हैं, हमें प्रोसिक्यूट कर सकते हैं इनको करके। प्रोसिक्यूट करने के लिए ये जितने मैं बोल रहा हूँ, ये है 5 से 10 से 50,000 है, 50,000 के लोग को भी राइट्स दिया गया है। हमें पूछ सकते हैं कि भाई हमें ये प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। लर्नेड मैजिस्ट्रेट इसके लिए इजाज़त भी दे सकते हैं। पूरी चीज़ जिसका पैसा गया है उनके कंट्रोल के अंदर आएगा। ये इतना तो सही है। देखिए आलम पासा साहब, ये जब केस चालू हो गया तो बहुत सारे लोग कांटेक्ट किए थे, बात भी होती थी, और पुलिस ने बाद में मना कर दिया था कि एफआईआर नहीं ले रही थी कि केस चालू हो गया था। उन्होंने कहा जब एफआईआर हो गया और केस चल रहा है तो अब एफआईआर नहीं लागू होगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि फिर से एफआईआर करने के लिए, तो एक आवाम के अंदर जो इन्वेस्टर है कंफ्यूजन हो जाएगा कि एक नया चीज है कि फिर से एफआईआर करना है। खैर, ये आपका सजेशन है, कैसे काम करेगा। अगर आप खिदमत के तौर पे करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। मेन मुद्दा मेरी बात यह है कि जितने इन्वेस्टर हैं, अब आप ऐसी बात करें कि इन्वेस्टर को फायदा हो, क्योंकि अभी तक जितने लोग आते हैं एक नई नई चीजें बोल के चले जाते हैं और इन्वेस्टर हमेशा बेचारे फंस जाते हैं। तो आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा सब करने से इन्वेस्टर को क्या फायदा होगा? आप एक समरी दीजिए। नहीं, अभी तक इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ? चार्जशीट में क्या है? चार्जशीट तो पड़ा है, 1 साल या 6 महीने के पहले चार्जशीट पड़ा। चार्जशीट में इनका क्या लिखा है कौन देखे हैं? ये देखना मांगता पहले। जो हर आदमी जो फंसा है उनकी ड्यूटी है ये देखना, चार्जशीट में इनका नाम है क्या, एफआईआर है क्या, एफआईआर में चार्जेस बने हैं क्या, कोर्ट से चार्जेस हुआ है क्या, सीबीआई इनको लेके इंक्वायरी करके विटनेस के तहत नहीं, इंक्वायरी के रूप में लेके एफआईआर बना के एफआईआर में चार्जशीट डाले हैं क्या, ये देखना कानून क्या रिक्वायरमेंट है। ये कानून का ऐसा नहीं हुआ तो फिर भी हमें थाने के पास पूछेंगे, वो नहीं दे पाए तो हम हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की मदद से एफआईआर कराएंगे। बगैर ये एफआईआर के हमें सिविल कोर्ट में प्रोपोर्शन ऑफ पेमेंट के लिए ऑर्डर नहीं ले पाते। विदाउट द ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट
सिविल कोर्ट में इनका पैसा 5 लाख का चेक गया है, 5 लाख कानूनी तौर से बैंक अकाउंट से जो गया वही कानून है। जो दूसरा भी जो भी तरीका है केपीटी, यूपीडी, सेबी, ये सब इलीगल हो गया ये अकाउंट में। तो इसलिए ये चीज को मानने के नहीं मानूंगा मैं मानूंगा पैसा गया है, फ्रॉड हुआ है। कोर्ट, सिविल कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा पैसा दो। क्रिमिनल कोर्ट से एप्लीकेशन डालेंगे, हमें पैसा लेंगे, यानी सरकार को एप्लीकेशन देंगे, पैसा लेंगे, यानी जो भी कमीशनर्स बैठे उनके पास पैसा लेंगे। तो इसके लिए ऑथेंटिक ऑर्डर, लीगल ऑर्डर नहीं कहला जाएगा, लीगल ऑर्डर होगा सिविल कोर्टों से। सिविल कोर्ट से हर आदमी के नाम से, हर इन्वेस्टर के नाम से ऑर्डर होना चाहिए। वो ऑर्डर के लिए एफआईआर होना चाहिए। ये एफआईआर इसलिए है तो एफआईआर के तहत चार्जशीट भी होगा, इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156। वो इन्वेस्टिगेशन ये हमें इधर सनद के तरीके से सिविल कोर्ट में देके उधर ऑर्डर कराएंगे। ये दोनों मिलके जाएगा, ये दोनों के साथ ही पैसा आएगा। ये दोनों के साथ जब पैसा आएगा, वो चाहे वो मंसूर खान के पास हो या नहीं, इन्हों 10 आदमी को दिए हैं, 10 कंपनी को दिए हैं, वो ये पूरा कोर्ट में हमें बुला के कोर्ट में पूछेंगे ये पैसा कहाँ है। इनके पास नहीं है, इनके पास तो सिर्फ 5% का पैसा रहेगा। 90% का पैसे को भी हमें बॉक्स में लाके इंक्वायरी कराने का पूरा ये इन्वेस्टरों को हक है। ये हक जब तक नहीं चलेगा मेरी कोई बात नहीं है उसमें। जो चलता है इसमें पैसा किसी को भी पूरा नहीं आएगा। और क्लेम करने के लिए तरीका सिविल कोर्ट के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और एक एफआईआर, एक सीबीआई चार्जशीट से कोई काम नहीं होगा। इन विटनेस सीबीआई में बनने से द सीबीआई जज, द लर्नेड सीबीआई जज कॉग्निजेंस नहीं लेगा ये मैटर को। इनका कुछ क्लेम नहीं रहेगा क्रिमिनल कोर्ट में भी, सिविल कोर्ट में भी। तो ये आलम पासा साहब की राय थी आईएमए के केस के बारे में। अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई देगा और टाइमिंग दिखाई देगा। आप बात करके पूछ सकते हैं कि इनकी क्या राय है, समझ सकते हैं। जितनी बात उन्होंने कहनी थी और जो बात हमें समझ में आई हमने आप तक पहुंचाई। बाकी जानकारी के लिए आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।